हुकूमत भरपूर तवज्जो दिए हुए है और जिस दिन से हुकूमत आई है हमने देखा इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और किसी मामले पर नहीं हुई होंगी जितनी तहरीक इंसाफ के मामला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जितने इजलास हुए हैं, जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं। इन्हीं में एक तोशा खाना केस है जो हम पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। ये भी कहा गया कि शायद आज फैसला ही आ जाए। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये तो जी अब हो ही नहीं सकता कि आज फैसला ना आए बस। और जज साहब ने भी जब इमरान खान साहब को बयान के लिए बुलाया, उन्होंने कहा जी आपको सवाल हम पूछ रहे हैं, आपकी मर्जी है जवाब देना ही नहीं देना, यानी वो पूरी तरह तैयार थे। लेकिन अब ये फिर कहा जा रहा है सदीक के शायद कुछ दिन लग जाए। ऐसा क्या हुआ आज? जी सदीक, आज अदालत में ऐसा क्या हुआ है कि अब ये कहा जा रहा है कि शायद अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, केस अभी लंबा चल सकता है? देखिए, मामला यह है कि आज 342 का बयान चेयरमैन पीटीआई का रिकॉर्ड हो चुका है और उनकी जानिब से आप कुछ अपने हक में अगर वो गवाह पेश करना चाहते हैं तो उन गवाहान की वजह से जो है वो 2-3 दिन और लग सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर वो गवाहान की लिस्ट नहीं देते कल तो फिर कल भी इसका फैसला जो है वो आ सकता है। लेकिन अब ये तोशाखाना केस 3 फोरम्स के ऊपर है। एक ट्रायल कोर्ट में है जहाँ ट्रायल तेज़ी से जारी है और वहाँ पे 2 से 3 समाअतों का काम रह गया है और अगर वो गवाह लेके आते हैं, ज़्यादा लेके आते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जितने भी फैसले उसके दायरा इख्तियार समाअत, जज साहब के ऊपर जो उनके इल्ज़ामात हैं, उनकी बायसनेस, उनके जो सारे मामलात हैं, जो एक मेन जो विटनेस है उसके दस्तखतों में फ़र्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई 7 से 9 अपीलें और दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, लेकिन वो पेंडिंग हैं। उनके ऊपर किसी एक के ऊपर कोई भी फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया। और एक दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है जिस भी कल 11:30 बजे समाअत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी बेंच के सामने है जिसमें जो याही अफरीदी साहब हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। अच्छा, यहाँ पर मामला यह है कि पहले भी ये 27 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्बल ऑब्जर्वेशन दी थी कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर इख्तियार समाअत का फैसला होना चाहिए, ज्यूरिडिक्शन का फैसला होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वर्बल ऑब्जर्वेशंस के साथ रिटर्न में ये नहीं लिखा था और मामला भेज दिया था दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 26 की बात है, 26 जुलाई की। 27 जुलाई को ऑलरेडी दरखास्तें जो है वो फिक्स थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बजाय इसके कि 27 को बाकी दरखास्तें भी साथ लग जाती हैं और उन पर समाअत करके कोई फैसला हो जाता, उस दिन जो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी उन पर भी समाअत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बुनियाद बना के। और उसको 27 को समाअत करके आमिर फारूक साहब ने 3 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। जो स्टे का ऑर्डर है उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं किया कि मैं स्टे ग्रांट कर रहा हूं या रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वो रिजेक्ट करेंगे स्टे की दरखास्त तो वो फौरन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तो इसलिए वो उनके पास पेंडिंग है। अब इधर से इनकी जानिब से इल्जामात लग रहे हैं, जजिस पे इल्जामात लग रहे हैं कि वो बाइस्ड हैं और एक बड़ी गेम है उसका हिस्सा है, इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। दूसरी तरफ अब ये मामला मैंने आपको बताया कि 3 फोरम्स के ऊपर है। एक ट्रायल कोर्ट में जहाँ तेजी से चल रहा है, दूसरा इस्लामाबाद कोर्ट में है जहाँ पे लंबी लंबी तारीखें चल रही हैं, कोई फैसले नहीं आ रहे, और तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला दूसरी बार गया है। और इस्तदा यही है उनकी तहरीक इंसाफ के वकला की कि जनाब जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुनियादी सवाल का फैसला नहीं कर देती कि इख्तियार समाअत है या नहीं है, उस वक्त तक कम से कम आप स्टे कर दें। तो आप देख रहे हैं कल स्टे मिलता है या नहीं मिलता, और अगर स्टे नहीं मिलता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ये भी हो सकता है कि 3 को समाअत ही ना हो। अगर जज साहब उस दिन छुट्टी पे हुए 3 को समाअत ही नहीं होगी और हो सकता है फिर 10-15 दिन आगे वो मामला चला जाए और इस दौरान जो है वो ट्रायल कोर्ट से फैसला हो जाएगा। तो नायली तो 100 नहीं 1000% नज़र आ रही है और बड़ी जल्दी नज़र आ रही है। ये इनकी आखिरी कोशिश है तहरीक इंसाफ को वकला की कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाए। लेकिन स्टे मिल भी जाएगा, कितने दिन का मिल जाएगा? 2, 4, 5, 6, 10 दिन, इससे ज़्यादा क्या है? अल्टीमेटली तो फैसला जो है वो इस अदालत से होना ही है। आखिरी कोशिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मुजम्मिल ये नज़र आ रहा है कि इसमें तो नाअहली पक्की है। लेकिन और केसेस तो वैसे है 180, लेकिन क्या हुकूमत के लिए काफ़ी होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाअहल हो गए? देखिए, इसमें तो जो आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट ही है इनकी। उसकी वजह यह है कि वैसे तो हमने देखा है माजी करीब में ही इस नौयत की दरखास्तें जो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, निपटा दी जाती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ली गई है। गुड लक दोबारा से कह सकते हैं इसको उनकी। तो वाहिद उम्मीद वही है कि वहाँ से कुछ डिले आ जाएगा इस सारे मामले में। अदरवाइज़ इस केस की प्रोसीडिंग से वो बिल्कुल नाखुश हैं। उन्होंने आज कोर्ट के अंदर भी ये बात की है कि 70 साल में किसी से तोशा खाना का रिकॉर्ड मांगा है इलेक्शन कमीशन ने जो मेरे से मांग रहे हैं। हालांकि वो ख़ुद कहते हैं कि 70 साल में बाकी सब ने चोरी की है, मैं अपनी हर चीज़ रिकॉर्ड पर लेके आऊँगा।
लेकिन वो इस बात से ही मुतमईन नहीं है कि मुझसे रिकॉर्ड क्यों मांगा, फिर वो कभी किसी और को नामजद करते हैं। गवाहान पे भी वो मुतमईन नहीं है, जो कह रहे हैं वो कल पेश करेंगे। अब देखना ये है कौन से गवाह वो लेकर आते हैं, क्योंकि क्लेम तो कर दिया, उसी बेसिस पे हमने कल तक समाअत को मुलतवी होते हुए देखा है। तो लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन इसको ड्रॉप करना या फिर इसमें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान मुझे कम दिखाई देता है। और वो उनके अपने बिहेवियर से, उनके वकला के आर्ग्यूमेंट से लगता है, जितना वो डिस्प्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो पहले से एजेंडा तैयार है कि सारा सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इससे पहले जितने वज़ीर आज़म सर्विंग 2/3 अक्सरियत के साथ अदालतों के दरवाज़ों से घर गए हैं, वो बिल्कुल ठीक गए हैं। लेकिन मेरे अगेंस्ट जो भी हो रहा है, जिस भी कोर्ट से होगा वो गलत होगा, उसमें बेंच भी बायस्ड होंगे, उसमें तमाम साजिशी अनासर भी मुलविस होंगे, क्योंकि इसमें जो है वो एक्यूजेशन मेरे ऊपर लगाई गई है और मैं तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुका हूँ। तो इसीलिए ना उनका वर्कर, उनका फॉलोवर, कल्ट फॉलोवर कहना चाहिए वैसे तो, वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनके अगेंस्ट कोई फैसला आ गया, और ना उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी वो मेंटेन करना चाहते हैं वो उनका नैरेटिव बन चुका है। लेकिन ये हमने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखा, जरदारी साहब, उनके केसेस, सरे महल भी मुझे याद आता है, उसमें भी वो बाद में पता लगा जी बेच दिया है, लेकिन वो आपने जो सपोर्टर का कहा उसकी अपनी एक ज़ाहिर वाबस्तगी होती है। मगर ये सदीक जान मुख्तसर ये बताएं कि असल में मामला है क्या। एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो कहते हैं जी मैंने ली, रिकॉर्ड में मौजूद है, सब ये करते हैं, घड़ियां उसके बाद जनाब खरीद कर मैंने बेच दी। अब इलेक्शन कमीशन का मामला क्या है, उनके गोशवारों में सही तरह नहीं उनको डाला गया, ये कहते हैं जी मैंने उस पर टैक्स भी दे दिया। मसला फिर कहाँ है जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी गाड़ियां बेचकर लोग और शो भी कर दिया JIT में मरीम साहबा ने कि जी मैंने तो ये 95 लाख रुपया कमाया है इस गाड़ी को बेचकर, जो वो नहीं बेच सकती थी। तो माजी में तो ये हो चुका है। देखें, बिल्कुल मैं पहले उस पर आ जाता हूँ जिस तरह से मुजम्मिल साहब कह रहे हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और इस केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो ये हैं कि उनके लंदन में फ्लैट्स हैं और जिसकी आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके कि पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे और सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या था, इसकी जो उन्होंने असासे जायदादें बनाई हैं इनका सोर्स क्या है। फिर जिस दौरान का वो ये क्लेम करते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ से उनको जाने पर मजबूर कर दिया था, जो कि बाद में झूठ साबित हुआ, डील करके गए थे, जो दीगर ममालिक थे, दोस्त ममालिक थे, उनको इन्वॉल्व करके। तो उस वक्त ये कहते हैं कि एक टका नहीं था हमारे पास, तो अगर आपके पास एक टका नहीं था तो हसन नवाज ने इतने मुल्कों में कारोबार कैसे इस्टेब्लिश कर लिए, हुसैन नवाज ने कैसे कर लिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। और मरीम नवाज साहबा भी कोई टेक्निकल बुनियादों पे उनको बरी किया गया है या करवाया गया है, वो कोई मनी ट्रेल दे के बरी नहीं हुई। तो एक तो है उनका मामला। जहाँ तक जरदारी साहब का मामला है, जरदारी साहब का मामला भी ये है कि उनके मामले में भी सरकारी खजाने का पैसा इन्वॉल्व है। जो उनके ऊपर केस है उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से सरकारी ठेके दिए जाते थे, फिर कैसे किकबैक्स आते थे, चेक नंबर, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा बात होती है और बार बार होती है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में लास्ट 2 केसेस हैं, उनमें तो याहिया अफरीदी साहब थे, इसलिए आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि कोई जो है वो जो हम ख्याल जज या फलाने जज जो इल्ज़ामात लगते हैं। मसला ये है कि बड़ी सादा सी बात है कि अच्छा मियां नवाज शरीफ के केसेस में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि दायरा इख्तियार अदालत का इख्तियार समाअत के ऊपर फैसला बाद में हो और केस का फैसला कभी भी नहीं हुआ। बल्कि शायद मैंने कम अज कम जो जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैंने कभी नहीं देखा कि किसी अदालत के दायरा इख्तियार या इख्तियार समाअत पे फैसला बाद में हो और वो अदालत फैसला पहले सुना दे। ये तो बुनियादी यानी किसी का एवरेज IQ लेवल भी है तो वो आपको बता सकता है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।